Hello guys, welcome all of you in our first class of residential status and scope of total income. कैसे हो आप सब? I hope that you are doing great. अपना डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर्स बहुत अच्छे से चालू हो गया है. हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है, हमने इनकम टैक्स रेट्स कंप्लीट कर लिया है और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फॉर्मली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर सिलेबस, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. आइए अपने ये चैप्टर को समझते हैं कि वाई दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, हाउ दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली विल एंजॉय दिस चैप्टर. मैं आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले और फिर अपने इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लो कि इनकम टैक्स में ईयर जो है हर साल चेंज होता है. हर साल मतलब कि कोई भी अटेम्प्ट, चाहे वो जून हो चाहे वो दिसंबर हो, ये जून दिसंबर का अटेम्प्ट जो होता है वो एकदम सेम होता है. आपका दिसंबर के बाद जो एग्जाम होता है नेक्स्ट जून का, उसका आपका जो अटेम्प्ट होता है वो डिफरेंट हो जाता है. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके लिए कोई भी ईयर जो रेलिवेंट है, ठीक है, आपको उसी ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और अकॉर्डिंगली सम जो है अपना आंसर करना है. से फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि अभी आप प्रीवियस ईयर 25-26 आपके लिए रेलिवेंट है, तो आपके लिए लास्ट 4 साल हो गया प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23 और प्रीवियस ईयर 21-22. तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25. हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर 24-25 के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपके लिए फिर लास्ट ईयर क्या हो जाएगा? 4 साल 23-24, 22-23, 21-22 एंड 20-20-21. तो ये मत सोचना कि ये पुराने लेक्चर्स है या फिर ऐसा है. आपके लिए जो भी लेक्चर्स है अपडेटेड है, आपको उसको ड्यूली फॉलो करना है. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड व्हेन इट कम्स टू रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. अगर मैं एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करूं तो आपको बेसिक्स में पढ़ाया गया था कि सर इनकम टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है. किस पे लगता है? इनकम टैक्स अपनी टोटल इनकम पे लगती है, जो टोटल इनकम एक पर्सन कमा रहा है. ठीक है, जो टोटल इनकम एक पर्सन कमा रहा है, इनकम टैक्स हमेशा एक पर्सन के टोटल इनकम पे लगता है. अब ये जो इनकम टैक्स पर्सन के टोटल इनकम पे लगता है, ये एक एनुअल तरह का टैक्स है जो एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कमाया हुआ इनकम पे वो टैक्स होता है असेसमेंट ईयर में. आपको बेसिक्स में पढ़ाया गया था कि सर इनकम टैक्स इज ऑलवेज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, जो कि प्रीवियस ईयर में कमाया गया हुआ इनकम है और चार्जेबल है टू टैक्स इन दी असेसमेंट ईयर. अब ये जो असेसमेंट ईयर होगा, ये आपके लिए ऑब्वियसली एग्जाम एक रेलिवेंट असेसमेंट ईयर होगा, आपके एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर होगा. हो सकता है आपके एग्जाम में 25-26 आपका एसएस प्रीवियस ईयर है, जो साल अभी आप इनकम कमा रहे हो वो आपका प्रीवियस ईयर 25-26 है, और आप इसका जो इनकम है वो एसेस करोगे अगले साल, दैट इज 26-27. तो 25-26 प्रीवियस ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर 26-27 हो गया. इनकम टैक्स एक एनुअल नेचर का टैक्स है. एनुअली आप इनकम कमाते हो और एनुअली आप इसका टैक्स देते हो हर साल. कौन देता है? पर्सन देता है अपने टोटल इनकम पे. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे रेट्स कौन सा लगता है इनकम टैक्स का. इनकम टैक्स का जो रेट्स लगता है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट एवरी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर. मान लो फाइनेंस एक्ट 2025 का अगर बात करें, तो फाइनेंस एक्ट 2025 कब से एप्लीकेबल हुआ था? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो गया था. बट कौन से असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल हुआ था? असेसमेंट ईयर 26-27 से ये वाला ईयर एप्लीकेबल हुआ था. मतलब कि अगर आप मानो कि फाइनेंस एक्ट आपके लिए कौन सा रेलिवेंट है, अगर मान लो फाइनेंस एक्ट आपके लिए 25 रेलिवेंट है, तो फाइनेंस एक्ट 25 रेलिवेंट होता है असेसमेंट ईयर 26-27 में. मतलब उस साल जो इनकम असेस हो रही है, उस साल कौन सी इनकम असेस हो रही है? जो पिछले साल इनकम आपने कमाया, यानी प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने जो इनकम कमाया है उसकी असेसमेंट आप 26-27 में कर रहे हो और उसका टैक्स आप 26-27 में कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हो. पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि सर सब कुछ समझ में आया कि प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो, असेसमेंट ईयर में आप एसेस करके टैक्स दे रहे हो, फाइनेंस एक्ट भी सब कुछ क्लियर हो रहा है, टोटल इनकम भी है, ठीक है, पर्सन भी है. अब अल्टीमेटली ये इनकम टैक्स किस पे लग रहा है ये समझो. इनकम टैक्स लग रहा है पर्सन पे. पर्सन का डेफिनेशन मीन से स्टार्ट नहीं किया, पर्सन का डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट किया. यानी कि पर्सन इंक्लूड्स. पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आता है सर? आपको 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन हमने समझाया था. एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है एचयूएफ, एक होता है कंपनी, एक होता है पार्टनरशिप फर्म, एक होता है
एओपीबीवाई, एक होता है लोकल अथॉरिटी और लास्ट होता है आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं जिनको इनकम टैक्स में पर्सन माना गया है। मुझे बताओ यहाँ कहीं पे भी लिखा है कि ये जो पर्सन है इंडिविजुअल ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए या कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए या फॉरेन कंपनी होना चाहिए, ऐसा कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। पर्सन में सब लोग आ गए, मतलब पर्सन का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। इनकम टैक्स का जो चार्जेबिलिटी है वो बहुत बड़ा है, मतलब वो पर्सन यानी कि एक्सपेंडेड मोड में है, सब लोग पर्सन माने जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या इनकम टैक्स सबसे कलेक्ट किया जाएगा? द आंसर इज नो। यही ये चैप्टर बताएगा कि फॉर दैट यू नीड टू चेक रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, कि उस पर्सन का स्टेटस क्या है एक पर्टिकुलर ईयर में। वो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, वी नीड टू चेक। और अगर वो रेसिडेंट है तो कितना इनकम उसका इंडिया में टैक्सेबल होगा। अब जैसे मान लो मैं दुबई में रहता हूँ, मैं दुबई में अगर रहता हूँ, भले मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं बीच बीच में दिवाली के लिए इंडिया में आता हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे फैमिलीज में आपको ये सिचुएशन दिखेगा, बेटा बाहर जॉब कर रहा है और कंट्री के बाहर, और उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले इंडिया में रहते हैं। तो सर यहाँ पर क्या हो गया, बेटा इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट है वो। लेकिन वो जो भी इनकम इंडिया के बाहर कमा रहा है, तो क्या उस पर इनकम टैक्स इंडिया में लग रहा है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो एनआरआई है। लेकिन अगर मान लो आप इंडिया में रहते हो, आपका मेजोरिटी टाइम इंडिया में है, आप फॉरेन में जाके कोई इनकम कमा लिए, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। हम लोग डिटेल में समझेंगे भाई, मैं तुम्हें खाली एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो कि आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो। तो उसके लिए अपने को एक प्रॉपर चैप्टर आज पढ़ाया जाएगा कि सर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ विल यू डिटरमाइन कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो कि आप इंडिया के नॉन रेसिडेंट हो। ये बात की कैसे पुष्टिकरण होगी कि किस तरीके से आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। बट उसके लिए आपको ये पर्सन का मीनिंग बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस जो आप निकालते हैं वो पर्सन बेसिस पे निकालते हैं। यानी कि कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग ढंग से निकलता है, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग ढंग से निकलता है, बाकी लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग ढंग से निकलता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कैटेगरी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल बनाया गया है। गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि डायरेक्ट 7 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके अलावा एमसीक्यू में भी ये अच्छा खासा वेटेज का आता है। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ये 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं जिनको इनकम टैक्स में कवर किया गया है, और इनका रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल भी होता है। एक बार खाली फाइनेंस एक्ट आपको याद रखना कि फाइनेंस एक्ट 2025, हो सकता है कोई स्टूडेंट फाइनेंस एक्ट 26 के लिए रेलिवेंट है, एफए 26 अगर उसके लिए एप्लीकेबल है, तो भाई तुम्हारे लिए बात बराबर है। तुम्हारा ईयर कौन सा हो जाएगा, 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27, यानी तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या हो गया 26 27, और तुम्हारा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 27 28। मैंने क्या किया है एकदम सेक ऑफ क्लैरिटी के लिए, देखो ईयर बहुत बार करना चेंज हो सकता है, पॉसिबल नहीं है कोई क्वेश्चन में पुराना साल दिया हुआ हो। एकदम याद रखना कि हम लोग अपने क्लैरिटी के लिए एक्स 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 वाई और एक्स वाई एक्स जेड का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स 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 वाई हो गया आपका करंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर, और एक्स वाई एक्स जेड हो गया आपका असेसमेंट ईयर। तो जो भी आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर है, आपको पता होगा, मैंने डे 1 पे ही समझा दिया था, ओरिएंटेशन क्लास में बता दिया था कि आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्या है। ठीक है, तो आप उसको एक्स 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 वाई मानोगे। मान लो आपका 25 26 है, एक्स 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 वाई, तो ऑब्वियसली जब एक्स वाई 26 है तो ये भी 26 और एग्जेट क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मान लो 1 जून एक्स एक्स कोई डेट दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या मानोगे 1 जून 25। आपको दिया रहेगा 31 दिसंबर एक्स एक्स, तो क्या मानोगे 31 दिसंबर 25। आपको दिया रहेगा 1 फरवरी एक्स वाई, तो एक्स वाई मतलब 26 दिया रहेगा, समझ में आया। तो जब भी कोई डेट्स रहेगा वो प्रीवियस ईयर के डेट्स में रहेगा। या फिर आपको दे देगा मान लो असेसमेंट ईयर एक्स वाई एक्स जेड, यानी हो गया आपका नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है आपको एक्स डब्ल्यू एक्स एक्स भी दे दे। एक्स एक्स के पहले वाला डेट कौन सा हुआ, एक्स डब्ल्यू हुआ, यानी 25 ये है तो ये 24 हो जाएगा। हो सकता है कि आपको दे दे 5 दिसंबर एक्स डब्ल्यू, तो एक्स डब्ल्यू क्या हो गया 5 दिसंबर 2024। तो 25 26 याद रखिएगा एक्स 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 वाई, उसके पहले एक्स डब्ल्यू 24 याद रखिएगा। सर ड्यूरिंग द क्लासेस ड्यूरिंग द क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। इन केस अगर आपको कभी दिक्कत आए तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि एक्स 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 वाई एक्स डब्ल्यू एक्स एक्स एक्स, ये सब का हमने एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी रखा है, ताकि क्लासेस में कभी कभी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेट्स चेंज नहीं हो तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान आ जाए। ये था अपना इनकम टैक्स में पहला चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका एकदम फंडामेंटल चीज कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाला जाता है। क्योंकि आप इंडिया में इनकम टैक्स दे रहे हो तो भाई
कहाँ कहाँ से इनकम कमा रहे हो पता है क्या? तो सर वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो इनकम कमा रहे हो उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में कैसे आएगी? तो वो डिपेंड करता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा पहचान पत्र इंडिया इनकम टैक्स में क्या होता है, तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे तुमको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप अच्छे से पढ़ के जाना। दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट, मतलब यहाँ से हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये था अपना रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में अपने स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स का अपना एकदम बेसिक से। थोड़ा सा अपने स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी एज इन की आपको इस चैप्टर का एकदम जो बोलते हैं ना क्रीम, क्रीम जिसको बोलते हैं कि मतलब जो मलाई है, मलाई जो आपको एक्चुअल में एग्जाम में हेल्प करेगा, वो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। पहले एकदम शॉर्ट में क्या होता है, अब इसमें देखो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स स्मार्ट होते हैं कि वो समझ जाते हैं और एक्चुअल में उनको रिटेन करने में इजी होता है और फिर वो एग्जाम में उसको वही चीज याद रहता है। बट कुछ स्टूडेंट क्या होता है ना, उसको स्टार्टिंग से ही एकदम सब कुछ डिटेल में पढ़ाना होता है, तब वो समझता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत तरह तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं दोनों को रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों का होगा। बट सबसे पहले मैं क्रीम बताऊंगा, क्रीम इन द सेंस कि इस चैप्टर का जो एसेंस है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो एसेंस है उसको समझ लो अच्छे से, उसको कंट्रोल में ले लो, उसको दिमाग में रख लो, फिर उसके बाद अपने स्टडी मटेरियल में जाएंगे। मेरा ये बिल्कुल टीचिंग मेथडोलॉजी नहीं है कि मैं स्टडी मटेरियल खोला और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये तो आप भी कर सकते थे। स्टडी मैट आपको मिल चुका है, आप खुद से रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट इस वजह से तो आप आए नहीं हो ना मेरे पास। आप तो मेरे से इसको इजी कैसे करना है सर, ये चीज़ को आप बताइए कि इसको एक शॉर्ट में हमें समझाओ, क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है आज के डेट में। सब स्टूडेंट्स को एक होता है ना कि थोड़ा सा कम टाइम में समझा दिया जाए, फास्ट ट्रैक बैच ये सब करके। तो वो मैं बिलीव नहीं करता हूँ इनकम टैक्स जीएसटी में कि कोई फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है हो सकता है, बट अगर आपके पास समय है तो आपको डेफिनेटली रेगुलर बैच अटेंड करना चाहिए और अच्छे से नॉलेज लेना चाहिए, सो दैट आपको एग्जाम में हेल्प करे। फास्ट ट्रैक बस उन्हीं के लिए जिनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मे बी 1 और 2 मंथ्स है, तो वो फास्ट ट्रैक बैच में जा सकता है, वरना आपको रेगुलर बैच में जाना चाहिए। चलो आओ इधर आओ, मैं क्या आपको समझाना जा रहा हूँ, ठीक है? सुनो मेरा बात ध्यान से। देखो बेटा, अच्छे से समझ लो। अभी हम बात करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तुम वर्ड तो सुना होगा कि कहाँ रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है, रेसिडेंस का, तुम्हारा रेसिडेंस किधर है। रेसिडेंशियल एड्रेस समझे होंगे कि तुम्हारा रहना, तुम कहाँ रहते हो। तो इनकम टैक्स भी एक वर्ड बना के रखा है, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस एज इन कि तुम किस कंट्री में रेसिडेंट हो, तुम इंडिया में रेसिडेंट हो कि नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या एक बार में तुम मल्टीपल कंट्रीज के रेसिडेंट हो सकते हो? हो सकते हो, क्योंकि इंडिया का जैसे लॉज है वैसे फॉरेन कंट्री का भी लॉज है। फॉरेन कंट्री में भी तुमने कुछ टाइम स्टे किया, इंडिया में भी तुमने कुछ टाइम स्टे किया, इसके वजह से हो सकता है कि तुम दोनों कंट्री का रेजिडेंट है। हो सकता है, पॉसिबल है, नॉट अ प्रॉब्लम। पॉसिबल है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी हमें क्या जज करना है, हमें हमने ये चेक चेक करना है कि तुम इंडिया के रेसिडेंट हो कि नहीं हो। तो गाइस सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे इंडिविजुअल के बारे में। कितने कैटेगरी ऑफ पर्सन है? 7। तो एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले अपने इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल इंडिया में कब रेसिडेंट होगा, कब नॉन रेसिडेंट होगा। पहले एक चीज समझो कि आप यहां तो क्या होंगे बेटा, क्लियरली समझ लो। या तो तुम रेसिडेंट होगा, क्या होगा? रेसिडेंट, यू आर अ रेसिडेंट, और यू विल बी अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, या तो तुम रेसिडेंट होगा या तुम नॉन रेसिडेंट होगा। एनआरआई नाम सुना होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन। कौन होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन? जो इंडिया में पैदा हुए हैं बट वो अब अपना सारा काम, अपना सारा बिजनेस, अपना सारा वर्क इंडिया के बाहर से करते हैं। वो बाहर सेटल हो गए हैं, वो इंडिया में बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो वो एनआरआईज होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। क्या बोलता हूँ? नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो दो बात हो गई, एक रेसिडेंट हो गई, एक नॉन रेसिडेंट हो गई। ठीक है, मैं रोकूंगा नहीं उन स्टूडेंट्स को। अगर आप रनिंग नोट्स लेना चाहते हैं, जिस हिसाब से देखो मेरा हैबिट है, जब भी मैं कुछ समझा रहा हूँ तो मैं लिखते हुए समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको रनिंग नोट्स लेना है, ऑल्दो ये सब कुछ मेरे कलरफुल चार्ट बुक में है, बट आपको रनिंग नोट्स लेने की हैबिट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर समझना है तो समझने पे फोकस करो, और अगर आप समझने के साथ साथ लिख सकते हो तो वो भी अलाउड है आपको, बट ऑल अप टू यू। ठीक है, इनफैक्ट ये जितना भी मैं लिखता हूँ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ इसका, क्लास मेरा गूगल ड्राइव के लिंक में। हर चीज का जो भी मटेरियल है, हर चीज का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बट ओनली वंस द चैप्टर गेट्स ओवर। तो रेसिडेंट हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। अब मेरा बात ध्यान से सुनो। इफ आई एम अ रेसिडेंट तो इसमें फर्दर ब्रेकअप होता है आरओआर और आरएनओआर। ठीक है, अगर मैं रेसिडेंट हूं तो मैं कैसा रेसिडेंट हूं? आइदर आई एम अ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मैं कौन हूं? मैं ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हूं। या फिर मैं कौन हूं?
मैं नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हूं। ठीक है, आइदर मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं या मैं नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हूं, मैं दो तरह का रेसिडेंट हो सकता हूं। अब ये सब पता कैसे करेंगे सर? इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। देयर आर फ्यू कंडीशंस which help us to determine whether you are a resident or a non resident। पहले तुम ये स्टेप चेक करेगा कि तुम रेसिडेंट है कि तुम नॉन रेसिडेंट है। इसको डिटरमाइन करना है तो तुम्हें बेसिक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। वो हम समझेंगे वो क्या होता है बेसिक कंडीशन। वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड कि तुम रेसिडेंट हो, तो फिर तुम कौन से वाले रेसिडेंट हो? तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि तुम नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो? इसको चेक करना है तो हमें सेकेंडरी कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? सेकेंडरी कंडीशन चेक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 2। समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? बेसिक कंडीशन टू डिटरमाइन वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट। सेकंड, अगर तुम रेसिडेंट हो, अगर तुम नॉन रेसिडेंट है तो मैटर गेट्स ओवर। बट अगर तुम रेसिडेंट हो, देन आपका आंसर खाली रेसिडेंट पे नहीं अटकना चाहिए। आपको यहां पर आरओआर, सॉरी, आपको यहां पे आरओआर और आरएनओआर, आपको ये भी जो है चेक करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये तो पहले से ही था। रिसेंटली कुछ साल पहले इंडिया में एक और कॉन्सेप्ट आया, डीम्ड रेसिडेंट। क्या कॉन्सेप्ट आया? डीम्ड रेसिडेंट। सर समझ में आ रहा है? कोई कोई स्टूडेंट बोल सकता है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि ये डीम्ड रेसिडेंट और रेसिडेंट में क्या फर्क है? डीम्ड रेसिडेंट और रेसिडेंट में क्या फर्क है? कोई स्टूडेंट बोल सकता है दिमाग लगा के, सर ये रेसिडेंट भी तो रेसिडेंट है, डीम्ड रेसिडेंट भी रेसिडेंट है, क्या फर्क है? नहीं, अदर कंट्री का अपने कंट्री में आता है तो बेटा वो रेसिडेंट भी हो सकता है। लेट मी टेल यू, अगर कोई दूसरा कंट्री का इंडिया में फॉरेन, मान लो एक फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया में घूमने के लिए आया, बट वो कुछ ज्यादा ही दिन इंडिया में रह गया, वो ज्यादा दिन घूम लिया इंडिया में, जितना नंबर ऑफ डेज अलाउड ने उससे ज्यादा दिन घूम लिया, स्टे कर गया, तो उसका सिटीजन, वो उसका स्टेटस इंडिया में अट्रैक्ट हो गया। और अगर उसका स्टेटस इंडिया में अट्रैक्ट हो गया, वो रेसिडेंट हो गया, तब तो मैटर गेट्स ओवर। दोनों बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। हाँ बोलिए। बेटा रेसिडेंट भी कंपलसरी होता है। रेसिडेंट भी कंपलसरी होता है। देखो, आप लोग कुछ कुछ बिट्स एंड पार्ट्स में सही जवाब दे रहे हो, बट एक साथ मैं आपको अक्यूमुलेट कर लेता हूँ। देखो यही चीज चाहिए मेरे को, थॉट्स चाहिए कि आप लोग किस दिशा में सोच रहे हो, सो दैट आई कैन अकॉर्डिंगली रिवाइज द लेक्चर्स एंड टोन उस सबको हिसाब से सेट हो जाए। सुनो, रेसिडेंट बनने के लिए तुम्हें ये कंडीशन में जाना पड़ेगा, राइट? अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ही तुम रेसिडेंट बनोगे। और अगर तुम रेसिडेंट बनोगे तो तुम आरओआर आरएनओआर दोनों में से कोई एक बनोगे, राइट? अब बात करें डीम्ड रेसिडेंट का। डीम्ड रेसिडेंट उस सिचुएशन में लागू होता है, एक पर्टिकुलर केस है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, उसमें ज्यादा डिटेल में भी चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। डीम्ड रेसिडेंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, जब आप किसी भी कंट्री के, किसी भी कंट्री के आप रेसिडेंट नहीं हो, बट आप इंडिया के सिटीजन हो। आप कौन हो? आप इंडिया के सिटीजन हो, मतलब तुम एक इंडियन सिटीजन है। तुम पूरा कंट्री, हर कंट्रीज में तुम थोड़ा 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 दिन रह रहे, जिसके वजह से यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है? और तुम्हारी टोटल इनकम जो इंडियन सोर्सेज से है वो 15 लाख से ज्यादा, थोड़ी सी कंडीशंस उसकी अलग है, तो तुम इंडिया के डीम्ड, मतलब मान लिया जाएगा, ठीक है, मान लिया जाएगा, ऑल्दो तुम इस बेसिक कंडीशंस के हिसाब से तुम रेसिडेंट नहीं हो, नो, बट अगर कुछ अलग क्राइटेरिया में तुम फॉल कर गए तो तुम डीम्ड रेसिडेंट मान लिए जाओगे। और अगर तुम डीम्ड रेसिडेंट मान लिए जाओगे तो तुम्हारा डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। यानी फिर तुम्हें सेकेंडरी कंडीशन वाला जो कंडीशन है एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर तुम डीम रेसिडेंट हो तो बाय डिफॉल्ट तुम कौन से रेसिडेंट हो? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर तुम रेसिडेंट हो तो तुम रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकते हो, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी भी रेसिडेंट भी हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सेकेंडरी कंडीशन। बट अगर यू आर अ डीम रेसिडेंट देन बाय डिफॉल्ट यू आर व्हाट? यू आर आर एन ओ आर। काफी बार एग्जाम में क्या होगा, मतलब अब क्या होता है ना, तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा, अब तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा।
खाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ बेसिक उससे नहीं, तुमको ये भी चेक करना पड़ेगा। काफी बार एग्जाम में होता है कि तुम इसके हिसाब से तो तुम नॉन रेसिडेंट हो, बट इसके हिसाब से तुम रेसिडेंट हो गए हो, डीम्ड। और अगर तुम डीम्ड हो गए हो तो तुम स्ट्रेट अवे किस में चले जाओगे, RNOR में। तो इसका हम केस पढ़ेंगे अलग से। ये ओवरऑल चीज मैं तुम्हें बताया फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की कैटेगरी कैसे डिवाइडेड है, समझ में आया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट कि बेसिक कंडीशन क्या है, ये सेकेंडरी कंडीशन क्या है, ये डिम रेसिडेंट कब होगा, ये मैं अब तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। ये भी बहुत ईजी है। अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। दिमाग में चार्ट बैठ गया, ठीक है। अब एकदम सिंपल है। अब समझो, पहले आप बेसिक कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है। अपने एकदम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं। पहले चीज को एकदम बढ़िया से समझ लो। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन क्या है, स्टेड इन इंडिया फॉर 182 days और मोर। स्टेड इन इंडिया फॉर 182, 82 समझते हो, अप्रोक्सीमेटली तुम देखो 50% ऑफ 365 अप्रोक्सीमेटली इन द, ये ध्यान देना, हम इनकम टैक्स तो असेसमेंट ईयर में दे रहे हैं, ठीक है, बट कौन से ईयर के इनकम पे देते हैं, प्रीवियस ईयर के इनकम पे। तुम्हारा स्टेप प्रीवियस ईयर में तुम्हें देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप प्रीवियस ईयर 24-25 का इनकम निकाल रहे हो, तो आपको 24-25 वाले साल में आप इंडिया में 182 डेज ऑलमोस्ट स्टे किए कि नहीं किए ये चेक करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर में किए कि नहीं किए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सा ईयर देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर। अभी तक मैंने आपको कोई टॉपिक नहीं समझाया जो आपके ओवर दी हेड जाना चाहिए, एवरीथिंग इज कंसेप्चुअल। 182 डेज और मोर आपको इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 182, अच्छा इसमें भी कुछ कुछ बातें हैं। 182 कंटिन्यूअस भी हो सकता है, 182 कंटिन्यूअस भी हो सकता है और नॉन कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। नॉन कॉन्टिन्यूस मतलब तुम बहुत बार इंडिया के बाहर गया फिर आया, फिर गया फिर आया, सब कुछ टोटल करके तुम्हें चेक करना पड़ेगा। सब कुछ टोटल चेक करके तुम्हें चेक करना पड़ेगा, सब कुछ मिलाकर 182 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सर एक प्रॉपर आपको एक केस स्टडी बताता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मान लो एग्जाम्पल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें हम लोग। यू लेफ्ट इंडिया, आप इंडिया छोड़े ऑन 5th of June 2024 को, एंड यू रिटर्न्ड, एंड यू रिटर्न्ड ऑन 5th of November 2024। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि तुम इंडिया छोड़ा कब, 5th जून को, और तुम वापस इंडिया कब आया, 5th नवंबर को। तुम्हें प्रीवियस ईयर 24-25 का नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे निकालना है। क्या निकालना है, प्रीवियस ईयर 24-25 का। पार्टिसिपेट करिए, मैं बता रहा हूं, जो स्टूडेंट क्लास में पार्टिसिपेट करता है देखा गया वो उसी का रिजल्ट लास्ट में आता है। ठीक, गलत दीजिए बट दीजिए आंसर। प्रीवियस ईयर 24-25 तुम इंडिया में लेफ्ट किए 5th जून को, फिर तुम इंडिया में रिटर्न किए 5th नवंबर को। तुम्हें प्रीवियस ईयर 24-25 चेक करना है। तो बताओ मैं काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूं। वेरी गुड वेरी गुड, बोथ डेज सुनो, एक एक करके आते हैं। 5th जून को जब तुम इंडिया छोड़ा, अब इसमें टाइमिंग एंड ऑल बेटा क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है, टाइमिंग समझ गया, तुम कितना बजे छोड़ा एग्जैक्टली तुम्हारे पासपोर्ट में कौन से टाइम का स्टैम्प था, तो वो सारे मान लो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो तुम्हें क्या मानना है कि तुम 5th जून को इंडिया में थे, और तुम 5th नवंबर को जब इंडिया रिटर्न के तो भी तुम इंडिया में थे। यानी यू विल हैव टू बी लिटिल पॉजिटिव फ्रॉम द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। तो 5th जून एंड 5th नवंबर दोनों दिन क्या माना जाएगा, इंक्लूसिव माना जाएगा। यानी कि आपको इसको पीरियड ऑफ स्टे में क्या करना है, इंक्लूड करके चलना है। आपको उसको पीरियड ऑफ स्टे में क्या करना है, इंक्लूड करके चलना है। यू हैव टू इंक्लूड दिस इन पीरियड ऑफ स्टे, ठीक है। यू हैव टू इंक्लूड दिस इन पीरियड ऑफ स्टे, ठीक है। यू हैव टू इंक्लूड दिस इन पीरियड ऑफ स्टे। चेक यूट्यूब, विंडोज लाइव के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पाए, चेक करो।
5 जून 24 को तुम इंडिया में स्टे किए थे, 5 नवंबर 24 को तुम इंडिया में रिटर्न किए थे। तो 1 अप्रैल 24 से तुम 5 जून इंडिया में थे, ठीक है, तुम इंडिया में थे, 5 जून को भी इंडिया में थे, और 5 नवंबर से लेकर 31 मार्च 25 को भी तुम इंडिया में थे। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन देखो, मैं अपना तरीका बताता हूं, आप अपना कोई भी तरीका कर सकते हो, ठीक है। मैं देसी तरीका अपनाता हूं, सिंपल है। अप्रैल में 30, मई में 31 और जून पूरा 5 दिन ये इंडिया में था। फिर नवंबर में ध्यान से देखो, 5 नवंबर इंडिया में था, तो 5 को इंक्लूड करना है। तो नवंबर में कितना डेज होता है? 30। तो 30 में से तुम 5 इंक्लूड करना है, तो 4 माइनस करना होगा ना। 5 इंक्लूड करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको देख के 5 माइनस कर देता है, गलत हो गया उसका, क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, जो 5 अगर है तो आपको 4 माइनस करना है। ये अगर 8 दिया होता तो 7 माइनस करना होता। तो 30 माइनस 4 कितना हुआ? 26 इफ नवंबर, ठीक है। फिर दिसंबर 31, फिर फरवरी देखो 25 है तो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज पकड़ेगा, ठीक है। और मार्च 31, इसको टोटल करेगा, जो भी नंबर ऑफ डेज आएगा, कितना आ रहा है कोई किया है क्या? इसको टोटल करेगा, जो भी नंबर ऑफ डेज आएगा वो इंडिया में स्टे किया आपने। टोटल करके आंसर बताइए, मेरे को मत देखिए। अरे मैं तो ऐसे कर लिया यार, मैं क्या लक है, मैं तो ऐसे ही कर लिया। अरे मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने ऐसे ही कर दिया। 182 डेज, एग्जैक्टली 182 डेज रह रहा है वो तो इंडिया का रेसिडेंट है। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि सर आपको तो आर ओ और आर एन और भी चेक करना पड़ेगा ना भाई, आपको तो आर ओ और आर एन और भी चेक करना पड़ेगा। इसके फर्दर अपने को सेकेंडरी कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो नीड्स टू बी चेक्ड। खाली यहां पे आंसर क्लोज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल पैरामीटर हुआ। एनीवेज ये अपने एक कंडीशन पड़े, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज क्या, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ये अपना पहला कंडीशन है। अब आओ दूसरा कंडीशन में, अब आओ दूसरा कंडीशन में। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। क्या बोला मैं? स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। ओ खाली 60 डेज, यस। इन करंट ईयर, प्लस उसके साथ में and had stayed for 365 days in 4 preceding, rather I would say in 4 immediately preceding previous years। समझ में आ रहा है आपको? immediately preceding मतलब जस्ट पहले का। करंट ईयर में 60 डेज रुका है और साथ साथ लास्ट 4 साल में कम से कम 365 डेज और मोर रुका है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 का स्टेटस तो 60 और मोर था ही, लास्ट 4 साल 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21, तो 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, ये 4 साल मिलाकर, टोटल मिलाकर आप 365 डेज और मोर इंडिया में स्टे किए हैं। तो यहाँ पे आपको पास्ट रिकॉर्ड भी देखना पड़ रहा है और आपको करंट भी देखना पड़ रहा है। यानी कि अगर मान लो 59 रुके और 368 रुके तो अब रेसिडेंट नहीं है। आप 60 रुके और लास्ट 360 रुके तो भी आप रेसिडेंट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आपको दोनों फुलफिल करना पड़ेगा साथ साथ। बेसिक कंडीशन में खाली 182 फर्स्ट एक साल, बस उसमें करंट ईयर ही चेक करना है, दैट्स इट।
बट कंडीशन नंबर 2 में करंट ईयर के साथ साथ आपको लास्ट 4 इयर्स, प्रीवियस 4 इयर्स, यही 4 साल चेक करना। हो सकता है आप 365 एक में रुके, बाकी में 0 रुके, तो भी फुलफिल हो गया, क्योंकि 365 क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है क्या? अब मेरा बात ध्यान से सुनना, देखो एकदम मस्त चल रहा है, इसी को अपने बनाते हैं। 60 डेज को एक बार हाईलाइट करना चाहता हूं। किसको हाईलाइट करना चाहता हूं? 60 डेज। तो ध्यान से सुनना, दिस 60 will be deemed to be 182। ध्यान से, this 60 will be, this 60 will be deemed to be 182। थोड़ा ध्यान से, इन 2 केसेस, यानी कि नॉर्मली ये 60 है, बट अब तुम 2 केसेस में इसको 182 पढ़ो। क्या पढ़ो? रीड एज 182। यानी कि गवर्नमेंट 2 केसेस में तुम बोल सकता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि 60 तो बहुत इजीली कोई रेसिडेंट बन जाएगा, और 182 में थोड़ा सा डिफिकल्टी है उसको रेसिडेंट बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली 2 सिचुएशन में ये 60 डेज को बना दिया क्या? 182 डेज। क्या बना दिया? 182। उसके साथ साथ लास्ट 4 साल 365, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 182 डेज के साथ साथ लास्ट 4 साल में क्या? 365। तो 2 केसेस कौन सा है? पहले ये समझो कि ये दोनों के दोनों सिचुएशंस एप्लीकेबल है एक इंडियन सिटीजन के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडियन सिटीजन के लिए। बस ये दिमाग में रखो, यानी कि जो इंडिया का सिटीजनशिप होल्ड करता है, ठीक है, उसके लिए बस तुमको ध्यान रखना है कि उसके लिए गवर्नमेंट 2 केसेस में 182 डेज ट्रीट करेगा एज रेसिडेंट एंड 60 डेज नहीं। वो कब हुआ सर? आप डायग्राम से समझ लोगे। आई एम इन इंडिया, आई एम एन आईसी, आईसी मतलब इंडियन सिटीजन, एंड आई एम लीविंग, आई रिपीट, आई एम लीविंग फॉर जॉब। मैं इंडिया के बाहर किसके लिए जा रहा हूं? इंप्लॉयमेंट करने के लिए जा रहा हूं, मैं जॉब करने के लिए जा रहा हूं। तो बट ऑब्वियस है तुम्हारी इनकम किधर अक्रू होगी? तुम्हारा इनकम किधर राइज होगा? इंडिया के बाहर। तुम्हारा इनकम किधर राइज होगा? इंडिया के बाहर। तुम अगर इंडियन सिटीजन हो तो बट ऑब्वियस है, ध्यान से सुना, बट ऑब्वियस है कि जिस साल तुम इंडिया में थे उस साल तुम कुछ इनकम तो कमाए होगे बेटा। अरे बोलो भाई, जिस साल में तुम इंडिया में थे, जिस साल तुम्हारी जॉब लगी, जिस साल तुम्हारी जॉब लगी, ऐसा तो नहीं ना 1 अप्रैल से जॉब लग गया, मिड ऑफ द ईयर लगा, 9th मंथ में लगा, 7th मंथ में लगा, तो उस साल तुम कुछ इनकम इंडिया में कमाया होगा, उस साल तुम बाहर जाके भी इनकम कमा रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, यहां पर अगर वो इंडियन सिटीजन है तो बट ऑब्वियस है कि वो इंडिया में ही स्टे किया होगा। तो एक काम करते हैं, 60 इज वेरी लेस, इसको इंडियन सिटीजन को इफ ही इज लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर जॉब, ही विल बी ट्रीटेड टू बी रेसिडेंट ओनली इफ दैट पर्सन स्टेज फॉर 182 डेज और मोर। यानी उस सिचुएशन में वहां पर आप उसको 182 डेज में ही रेसिडेंट बना सकते हैं, 60 डेज में नहीं बना सकते आप। अगर वो कौन है? एक इंडियन सिटीजन है, एक आईसी है जो इंडिया के बाहर क्या गया है? जॉब करने के लिए। इसी में और एक पॉइंट है बेटा, इसी में और एक पॉइंट है, सुन लो। अगर एक इंडियन सिटीजन इंडियन शिप में काम करता है, काम समझते हो? इंडियन नेवी, ही इज अ क्रू मेंबर, ही इज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। वो किसी इंडियन शिप में क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर होता है, अब तुम देखा है शिप में काफी सारे मेंबर्स होते हैं बेटा, काफी सारे मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं। हमारे देश के इंडियन नेवी के मेंबर्स होते हैं जो लोग इंडियन शिप में काम करता है, और वो इंडियन शिप है ना, फॉरेन कंट्री जाता है, इधर उधर जाता है, इंडियन सॉइल के बाहर में जाता है, इंटरनेशनल वाटर्स में जाता है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर जा रहा है, तो वो लोग भी इंडियन सिटीजन है। वो लोग जॉब कर नहीं रहे ऐसे किसी ऑफिस में जाके, बट इन अ वे वो लोग भारत सरकार को तो सर्व कर रहा है। तो दे आर एक्चुअली व्हाट? दे आर वर्किंग एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप विच इज गोइंग आउटसाइड इंडिया। तो उस सिचुएशन में भी ये 60 डेज क्या बन जाएगा? ये 60 डेज बन जाएगा 182 डेज। यानी ही विल बी कंसिडर टू बी रेसिडेंट ओनली अगर ये 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे किया है। अगर 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे किया तब जाके उसको रेसिडेंट बनाना, वरना मत बनाना। ये हुआ पहला केस, ठीक है, कि यहां पर आप इंडिया छोड़ रहे हो। दोनों सिचुएशन में क्या कर रहे हो? इंडिया छोड़ रहे हो, लीविंग इंडिया।
अब मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा केस। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? दूसरा केस। दूसरा केस में क्या होगा? यू आर, ध्यान से सुनना, यू आर एन इंडियन सिटीजन। अगेन ये किसके लिए? यू आर एन इंडियन सिटीजन। अब ये कब होता है बेटा? जब कोई इंडियन सिटीजन अब्रॉड में सेटल्ड है। कहां सेटल्ड है? अब्रॉड में। अब मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ये वर्ड थोड़ा सा जान के रखो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या लिखा हुआ है? ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ओके? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अपने शॉर्ट में पीआईओ भी बुलाते हैं, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और एन इंडियन सिटीजन, एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो क्या करने के लिए आया है सर? वो इंडिया विजिट करने के लिए आया है। विजिट समझ रहे हो? जॉब करने के लिए नहीं आया भैया, अपने परिवार से मिलने के लिए आया है। वो बाहर सेटल्ड जरूर है, वो इंडियन सिटीजन है। वो भले इंडियन सिटीजन नहीं है, बट उसकी ओरिजिन इंडिया से। कोई बोल सकता है ओरिजिन मतलब? एनी गेस? बर्थ तो बेटा सिटीजन हो गया, बर्थ मतलब सिटीजन हो गया, बात खत्म। अगर उस इंडिया में बर्थ लिया तब तो सिटीजन बाय डिफॉल्ट है, पता है ना आपको ये चीज? करेक्ट। उसका जो एंसेस्टर्स है, उसके जो एंसेस्टर्स है मतलब उसके इमीडिएट, उसके जो फादर है, उसके जो मदर है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दे वर बोर्न, थोड़ा ध्यान से, अनडिवाइडेड इंडिया, ओके? अनडिवाइडेड समझते हो? बिफोर पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन वो लोग का बर्थ इंडिया में हुआ है। मतलब तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे ग्रैंड मदर फादर या तुम्हारे पेरेंट्स, वो लोग सब इंडिया के हैं। इंडिया में ओरिजिन था उनका। भले बाहर में भी वो सेटल्ड है, बट वो कहलाए कहलाए क्या जाएंगे? वो पीआईओ, तो वो इंडिया में आ सकते हैं। गवर्नमेंट उनके लिए रूल्स थोड़ा लिबरल कर रहा है कि नहीं, तुम विजिट करो इंडिया में, हम 60 डेज पे तुमको रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, हम तुमको 182 डेज अगर तुम स्टे करेगा तब रेसिडेंट बनाएंगे। तो 60 को चेंज करके 182 समझना पड़ेगा फॉर दीज टू केसेस। इफ यू आर लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर जॉब और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, और इफ यू आर रिटर्निंग बैक टू इंडिया ऑन अ विजिट। ये थोड़ा ध्यान देना, आप विजिट करने के लिए आ रहे हो, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप क्या करने के लिए आ रहे हो? घूमने के लिए आ रहे हो, विजिट करने के लिए आ रहे हो, मीटिंग करने के लिए आ रहे हो, व्हाटएवर पर्पस के लिए आ रहे हो। 182 से कम रहेंगे तो आप रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब मेरा मास्टर ब्लास्टर लास्ट। देखो यही पे क्या होता है ना, ये सब डिस्कशन का मजा आता है। ये मैं तुम्हें बुक के हिसाब से पढ़ा रहा था तो तुम कॉम्प्लिकेट हो जाता तुम्हारे लिए। अब तुम देख बेटा, 60 से 182 दो सिचुएशन निकला। अब ये वाला थोड़ा सा लूप होल लॉ में निकल गया। लोग प्लान करके आने लगे, 180 डेज आओ, 182 मत आओ, तो बच जाएंगे। ठीक है? तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को लगा कि नहीं नहीं, ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज्यादा हो गया। तो अब इन्होंने क्या किया, मैं यहीं से एरो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहां से नहीं बनाया, मैं यहीं से एरो बना रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला रुको रुको रुको, बहुत हो गया बहुत हो गया। क्या हो गया? सुनो, 60 बन जाएगा 120। क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। कौन से केस के लिए बोला मैंने? करेक्ट, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। जब आप इंडिया में विजिट कर रहे हो, ठीक है, 60 बन जाएगा, 182 भी पढ़ाया है। अब मैं तुम्हें यह भी पढ़ा रहा हूं कि एक और इसी में सब क्लॉज है कि 60 120 भी बन सकता है। कब? सुनो, 60 120 भी बन सकता है। मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं पीआई हूं, आई होप नाउ यू नो दिस। मैं इंडिया विजिट करने के लिए आया। कौन आया? मैं इंडिया विजिट करने के लिए आया। अब ध्यान से सुनो, मैं कैसा इंडियन सिटीजन हूं और मैं कैसा पीआईओ हूं, ये थोड़ा ध्यान से। मेरी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, थोड़ा ध्यान से, 15 लाख से ज्यादा है उस साल। सर व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस?
ये थोड़ा सा पॉइंट है फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जब मैं सोर्सेज ऑफ इनकम का बात करूं, तो एक इंडियन सोर्स हो सकता है और एक फॉरेन सोर्स हो सकता है। यानी वो रूट्स जो तुमने इनकम कमाया, वो इनकम अराइज हुआ इंडिया में। जैसे कि तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, उससे तुम रेंटल इनकम कमा रहे हो। तुमने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उससे तुम ट्रांसफर करके कैपिटल गेन कमा रहे हो। तुमने कोई सेविंग्स अकाउंट इंडिया में होल्ड किया, उससे तुम इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हो। लेकिन यही सेविंग्स अकाउंट अगर किसी फॉरेन अकाउंट में, फॉरेन बैंक में है, तो तुम फॉरेन इनकम कमा रहे हो। तो यहां पे हमें क्या चेक करना है? इन शॉर्ट हमें यह चेक करना है कि तुम भारत के सोर्स से, इंडिया के सोर्स से अगर तुम 15 लाख से ज्यादा इनकम इंडिया में कमा रहे हो, तब भाई, तब हम तुम्हें अलग नजरिया से देखेंगे। तब हम तुम्हारे अलग नजरिया से देखेंगे। हमें पता रहेगा कि भाई तुम अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम इंडिया में कमा रहे, इसका मतलब तुम इंडिया में अच्छा खासा काम कर रहा है। अच्छा खासा काम कर रहा है। 182 विल बी टू हाई फॉर यू टू कैच, कि 182 के ऊपर, 180 मोर के ऊपर तुम रेसिडेंट के लाए जाओगे। और भारत सरकार को, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स रेसिडेंट से मिलता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि नहीं नहीं, हम बेंचमार्क को ही कम कर देंगे, 120 पे तुमको रेसिडेंट बना देंगे। अगर तुम ऐसे इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट करने के लिए आ रहे हो, और तुम्हारी इंडिया की सोर्स, भारत की जो सोर्स है, उससे कमाया हुआ इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से बेटा, यहां अगेन एक बहुत बड़ा कैच है। अगेन यहां पे एक बहुत बड़ा कैच है, थोड़ा ध्यान से सुन लो प्लीज। दो लिमिट्स है, 120, 182। तुम सोचो बेटा, अगर वो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया विजिट कर रहा है, इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, समझ गया? अगर वो इस बेंचमार्क को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, फॉरगेट दिस अमेंडमेंट। अगर मैं ऑलरेडी किससे ज्यादा रह रहा हूं, 182 और मोर बोला करो, ज्यादा नहीं। 182 भी इंक्लूडेड है इसमें, 182 और मोर। तो मेरे को बताओ, क्या मैं रेसिडेंट हूं? सर वो तो आप पहले से ही थे। ये 120 वाला चीज तो यहाँ पे रेलिवेंट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 182 और मोर अगर मैं हूं, तब तो ये मैं रेसिडेंट पहले से ही हूं। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। अरे बोलो भाई। और अगर मैं ये रेसिडेंट हूं, तब तो मैं आरओआर भी हो सकता हूं, मैं आरएनओआर भी हो सकता हूं। यस और नो? 182 तो यार पहले से ही है। तुम 15 लाख कमा, 15 लाख मत कमा, कुछ मत कमा, तुम अगर 182 और मोर स्टे कर गया, तब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बोलो भाई। यहाँ पे तो मैंने आपको रिलैक्सेशन पढ़ाया था ना, कि 60 बन गया 182 इवन फॉर एनी पर्सन हु इज गोइंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बोलो। तो यहाँ पे तो इनकम क्राइटेरिया रेलिवेंट ही नहीं है। बोलो। नॉट रेलिवेंट यहाँ पे तो। लेकिन अगर तुम इस बीच स्टे की हो, मोर देन और इक्वल टू 120, लेस देन, तब तो पहले से तुम रेसिडेंट नहीं थे ना बेटा। तब तो भारत सरकार तुमको रेसिडेंट नहीं बनाई थी ना। अरे बोल। हाँ, तब तो भारत सरकार तुमको रेसिडेंट नहीं बनाई थी ना। तब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला था या नहीं, 182 और मोर होगा तो ही बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। बट अब गवर्नमेंट बोला नहीं, 120 और मोर एंड लेस देन 182 अगर तुम स्टे किए हो, ध्यान से, स्टे किए हो इंडिया में, तुम विजिट पे थे, तुम इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तुम्हारी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है। क्या क्या?
बच्चा है क्या किसी के घर में? स्टे मोर देन और इक्वल टू 120 एंड लेस देन 182, ये बीच का नंबर ऑफ डेज था तुम्हारा। क्या तुम रेसिडेंट हो गया? Yes. लेकिन सर मैं आप इतना क्यों बोला? आप एक बार में बोल देते रहे, इतना क्यों बोल रहे हो? अरे भाई मेरा कुछ अगर अलग तरीका समझ में आ रहा है डिस्कशन का तो तुम्हें पक्का वहां पे कुछ एक कैच लगेगा। ये रेसिडेंट जो होगा ना, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री में चला जाएगा सीधा आरएनओआर में। जो किसके किसके बीच में रह रहा है? 120 और मोर लेस देन 182, ये सीधा क्या बनेगा? ऑलवेज आरएनओआर। तो यहां पे सेकेंडरी कंडीशन तुम्हें चेक ही नहीं करना है। लेकिन अगर वो 182 और मोर चेक है, तब फिर तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा। आरओआर भी हो सकता है, आरएनओआर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बट 120 और लेस देन 182 है तो तुम्हें चेक ही नहीं करना भैया। अच्छा, आई होप यू नो दिस। इसके साथ साथ लास्ट 4 years 365 से भी ज्यादा होना चाहिए। सर हम अभी भी सेकंड कंडीशन में ही है, अगर तुमको पता है। हम 60, हम पहले सेकंड कंडीशन तुम्हें पढ़ाया 60 करंट ईयर लास्ट 4 साल 365। फिर मैं तुम्हें बताया कि ये 60 बन जाएगा 182 इन 2 केसेस। पहला सिचुएशन एकदम अलूफ है, खत्म हो गया। इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाद जॉब करने के लिए गया, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, वेंट आउटसाइड इंडिया, so he will be resident only if he stays for 182 days or more. Second situation, same, if he comes on a visit to India, okay, then he will be resident only if he stays for 182 days or more in the year. But इसमें changes आ गया कि if that Indian citizen or person of Indian origin, 4 condition, if he comes on a visit to India, stays in India, his income from Indian sources exceeds 15 lakh, then he will be resident if he stays more than 120, more than or equal to 120 and less than 182. Alongside last 4 years he had stayed in the immediately 4 preceding previous years 365 days or more. Then what he will be considered? He will be considered to be RNOR. जब अपने क्वेश्चंस करेंगे बेटा तब और क्लियर होगा। इनफैक्ट अभी के लिए जितना मेरे को आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में जो मेन इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ाना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको प्रोविजंस पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ यू आर फुल्ली थ्रू। अब अपने को खाली प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रोविजंस को एक बार मैथ से देख लेना है सो दैट इट्स इन आवर कंट्रोल। बताओ कोई भी डाउट है कैसा भी तरह का? मैंने अभी बेसिक कंडीशन ही पढ़ा है, सेकेंडरी कंडीशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ईजी है ये। अपने अभी तक बेसिक कंडीशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, अपने बेसिक कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब अपने को सेकेंडरी कंडीशन पढ़ना है कि सर अब तो बता दो कि अगर रेसिडेंट है तो आरओआर कब होगा, आरएनआर कब होगा। इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक इनफैक्ट कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट। ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा या मैं क्या सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। आई विल नेवर जज यू बाय एनी काइंड ऑफ डाउट यू आस्क मी, बट आस्क। चलिए, नहीं है डाउट तो अपने आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी कंडीशन में आइए। सेकेंडरी कंडीशन कब लागू लागू होगा? इफ रेसिडेंट, तो आरओआर होगा कि आरएनआर होगा? तो देखो, लास्ट stayed in India for 730 days or more, ध्यान देना, इन लास्ट 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, मतलब लास्ट 7 साल में तुम बेसिकली बेटा 2 साल जितना स्टे किए हो। तुम समझ रहा है? 730 आते हैं 2 into 365,
तुम लास्ट 7 इयर्स में तुम कम से कम कितना डे स्टे किए हो इंडिया में? 730। ये हम चेक करेंगे एग्रीगेट में। एग्रीगेट मतलब टोटल में। एंड रेसिडेंट in at least 2 out of 10 immediately preceding previous years। मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 का अगर तुम रेसिडेंट है तो तुम्हें क्या क्या चेक करना होता है? तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखना पड़ेगा 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। ठीक है, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 20-24, 730 डेज और मोर तुम इंडिया में स्टे किए हो टोटल मिलाकर। इसके साथ तुम्हें और एक कंडीशन क्या देखना पड़ेगा? सेम। यहां पे तुम 7 नहीं जाओगे, तुम 10 जाओगे, 10 बैक। समझ में आ रहा है? 17-18 तक गए हम, 3 इयर्स और बैक चला गया। इस 10 इयर्स में ध्यान से सुनो, इस 10 इयर्स में तुम कुछ तो थे, रेसिडेंट थे, नॉन रेसिडेंट थे, कुछ तो थे तुम। अब ये कैसे निकालेंगे? अरे भाई अभी अभी तो निकाल के गए हैं। ये 182 चेक करोगे, 60 + 365 चेक करोगे, ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग लगाओगे, तुम 182 पे फोकस करना। एग्जाम में प्रोबेबिलिटी हाई है कि तुम्हें कोई 2 साल तो तुम्हें मिल ही जाएगा जहां पे वो 182 और मोर स्टे किया है। बस तुम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तुम्हें जरूरी नहीं है किसी का स्टेटस चेक करना है, तुम 17-18 का भी चेक कर सकते हो, तुम 21-22 का भी चेक कर सकते हो। क्लॉज बोलता है एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस में, पिछले 10 साल में तुम 2 साल क्या थे? कोई भी 2 साल, रैंडम 2 साल तुम रेसिडेंट थे। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दिस प्लस लास्ट 7 इयर्स तुम 730 डेज और मोर स्टे किए थे इंडिया में, तो फिर तुम बन जाते हो क्या? ROR। तुम क्या बन जाते हो? ROR। आप एक चीज नोटिस किया, यहां पे दोनों फुलफिल करना होगा आपको। बट बेसिक कंडीशन में क्या था? कोई भी एक। बेसिक कंडीशन में क्या था? या तो तुम 182 पूरा एक साल रह लो, या तो तुम 60 करंट ईयर में लेके लास्ट 4 साल 365 और मोर इंडिया में स्टे कर लो। दोनों में कोई भी एक। बट सेकेंडरी कंडीशन में क्या है? आइदर यू, मतलब बोथ यू हैव टू स्टे फॉर एटलीस्ट 730 और मोर इन द लास्ट 7 इयर्स, एंड यू आर एटलीस्ट इन लास्ट 10 इयर्स यू आर एटलीस्ट रेसिडेंट इन 2 इयर्स। इफ कंक्लूजन इज पॉजिटिव देन यू आर ROR। अब मेरे को बताइए, अगर आप ये समझ गए हैं तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है सर, अगर ROR ऐसे होता है तो व्हेन विल अ पर्सन बी कंसिडर्ड टू बी RNOR? अगर ROR ऐसा होता है तो कब कोई पर्सन RNOR माना जाएगा? एक मिनट धर्मेंद्र, बाकी लोगों को भी मौका दो बेटा। बताओ एक एक करके कब कब होगा? RNOR कब माने जाएंगे आप? ना 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 ना, गलत हो गया। जो भी अभी स्टूडेंट बोला कि बेसिक बेसिक कंडीशन तो फुलफिल हो गया तभी तो तुम ये चेक कर रहे हैं ना। अरे RNOR मतलब बेसिक कंडीशन तो फुलफिल हो ही गया है, सेकेंडरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है। तुम इसका ऑपोजिट निकाल लो बेटा। 730 स्टे नहीं किया है, इसका मतलब कितना स्टे किया होगा? मैक्सिमम कितना स्टे किया होगा? एक दिन कम, एक दिन कम, 729 स्टे किया। तो यहां पे तो दोनों फुलफिल करने पे तुमको ROR बनाया जा रहा है।
तुम एक भी नहीं किया तो तुम्हारे और एकदम क्लियर कट है। तो स्टेड इन इंडिया फॉर 729 days और लेस इन 7 IPPY। समझ में आया? IPP मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो दूसरा बताइए, कब तुम आर होंगे? सेम बताओ इसका उल्टा। तुम लास्ट 2 साल में तुमको रेसिडेंट बनना पड़ेगा, सॉरी लास्ट 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो एकदम इमीडिएटली एक क्लॉज बताओ जो इसको जस्ट मीट नहीं कर पाया। 10 साल में 2 साल तुम्हें रेसिडेंट होना पड़ेगा। एक ही था, दो था ही नहीं। तो लास्ट 10 साल में अगर वो 1 साल रेसिडेंट है तो 9 साल क्या है? तो अगर ये हमें पता चल जाए कि अगर वो लास्ट 10 years में 9 years एनआरई था तो वो क्या है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Was NR in 9 years out of 10 immediately preceding previous years? शौमदीप शाह, वीडियो ऑन करिए, जवाब दीजिए। मेरे लाइव क्लास में ऐसे आप बैठ नहीं सकते। बोलिए 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 फटाफट, क्विक क्विक क्विक। सोचना पड़ेगा दोस्त, समय अभी शुरू होता है, अब सोचना पड़ेगा। खुशी, अंचला, शाकिब, डाउट इतना पूछता है, अभी क्या मुंह बंद हो गया तुम्हारा? पूछो बेटा, पूछो पूछो फटाफट। भाई अभी अभी तुम लोग पढ़ के गए बेटा, था ना ये 120 वाला क्लॉज। 120 और मोर स्टे किए, लेस देन 182 आप स्टे किए, तो आप डायरेक्टली किस में हो गए? आप आयरन और में हो गए ना। यहाँ पे तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम एडिशनल कंडीशन, तो यहाँ पे सेकेंडरी कंडीशन तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तो तुम डायरेक्टली किस में चले गए? आयरन और में चले गए। तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को? इंडियन सिटीजन और अ पीआईओ विजिट टू इंडिया। ना ना ना, 120 मोर बट लेस देन 182, ये वाला पीरियड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 182 और मोर होंगे तब तो यार जरूरी थोड़ी ना आर एन और होगा। अगर 182 और मोर हो गया तब रेसिडेंट और आर एन और आर एन और दोनों हो सकता है। तो ये चीज लिखना यहाँ गलत हो जाता। बट ये हम लिख सकते हैं कि अगर वो लेस देन, आई मीन मोर देन 120 है बट लेस देन 182 है, और उसकी इंडियन सोर्स्ड इनकम, सॉरी नहीं, 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ है, एग्जैक्ट 15 लाख में नहीं करेंगे आप, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। यू शुड हैव इंडियन सोर्स्ड इनकम मोर देन 15 लाख इन द प्रीवियस ईयर, तब जाके आप क्या होंगे? कंफर्म्ड आर एन और होंगे आप। लास्ट एक और केस है, बताइए। मैंने डिस्कस कर ली। अरे वाह, अब हुई दिमाग की बत्ती चालू। डीम रेसिडेंट भाई, ये अलग ही कैटेगरी है। ये लोग जब भी जाएगा ये लोग सीधा आयरन और पे लैंडिंग करेगा।
ये लोग के लिए सेकेंडरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए भी सेकेंडरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, दो सिचुएशन में सेकेंडरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, और ये तो सेकेंडरी कंडीशन से ही निकला है, आई होप यू नो दिस, ये दो तो सेकेंडरी कंडीशन से ही निकला है, ठीक है? अरे बोलो, पक्की बात। अब बिना प्रोविजन देखे क्वेश्चंस करते हैं, बिना प्रोविजन देखे, जस्ट बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, जस्ट बेस्ड ऑन व्हाटएवर कॉन्सेप्ट आई हैव गिव यू, ठीक है? प्रोविजन तो सब अपने मैट में है, एक बार आओ क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, करेंगे? श्रुति तो लग रहा है अलग जोन में चली गई है। पेज नंबर 5 में आइए। भाई मुंह से बोलेंगे नहीं ना, दिक्कत हो जाएगा आपको। स्टीव वो वाला क्वेश्चन करिए, पेज नंबर 5 इलस्ट्रेशन। क्विक 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 क्विक। Steve Waugh, Australian cricketer, comes to India for 100 days every year. Determine his residential status. अच्छा अच्छा, वेट करो वेट करो वेट करो। देखो बेटा, मेरे पूरे स्टडी मटेरियल में, ठीक है, मैं एक चीज फॉलो करता हूँ, ईयर्स को बहुत बड़ा एक टास्क होता है चेंज करना एवरी टर्म, तो थोड़ा सा पेनफुल जॉब होता है ये, तो तुम लोग थोड़ा सा इसमें मेरे को कॉपरेट करना। XXXY मतलब प्रीवियस ईयर, जो भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। सपोज 24-25 आपका प्रीवियस ईयर है, तो 24-25 जो है ये आपका XXXY है। अकॉर्डिंगली आप समझ जाओगे, XY एग्जैक्ट है तो क्या हो जाएगा वो 25-26। ये मैंने शॉर्टकट यूज किया अपने मैथ में, XXXY XY एग्जैक्ट मतलब, समझ गए, एक साल आगे। अरे बोलो भाई। वैसे ही अगर मैं XWXX लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, XWXX, X के पहले क्या आता है, W, तो 24 अगर XX है तो W क्या होगा, 23, W क्या होगा 23। ये बहुत कम सिचुएशन में तुमको मिलेगा U और XW, तो XU XW क्या होगा, हम्म? तुम समझ गए ना, एक एक ईयर आगे चल जाएगा, एक एक ईयर पहले चल जाएगा। मेन तुमको बस यही ध्यान रखना है, 2024-25 XSXY 20XY एग्जैक्ट 25-26। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो एक बार आओ। स्टीव ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कम्स टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर दिस। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। चेक चेक चेक, who's facing issue, inform the tech team। Steve Waugh, Australian cricketer, comes to India for 100 days every year, डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर दिस। देखो इसमें सबसे बड़ा कैच था एवरी ईयर, हर साल 100 दिन आ रहा है, 182 तो नहीं है, बट 100 दिन है मतलब 60 से ज्यादा है, 100 दिन है मतलब 60 से ज्यादा है बेटा, 60 से ज्यादा है, और एवरी ईयर 100 दिन आ रहा है, मतलब लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया था, तो टोटल मिला के 4 into 100 करते तो 400 डेज है, तो क्या ये रेसिडेंट है? हाँ। स्टेप 1 क्या है, ये रेसिडेंट है, अंडरस्टूड। अब सेकेंड स्टेप, अगर रेसिडेंट है तो ROR है कि RNOR है, तो पहले ये चेक करो लास्ट 7 ईयर्स में कितना स्टे किया होगा ये। 730 से कम, 730 से कम मींस ही इज व्हाट, एक कंडीशन, क्योंकि ROR में तो दोनों फुलफिल करना पड़ेगा, एक भी नहीं किया तो फंस जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आर, अंडरस्टूड गाइस? देखो तुम लोग का MCQ में मतलब 30 में 30 लाना है मेरे को,
तो एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सब मेंशन रहेगा बेटा, एवरीथिंग विल बी मेंशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो कि तुमको करना होगा सब मेंशन रहेगा। देखो यहाँ पे बस शॉर्ट में इसका आंसर लिख लेते हैं। स्टेट इन इंडिया, देखो ये सब क्वेश्चन मतलब जो प्रॉपर तुमको लिख के करना है वो हम लोग आगे करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा सवाल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता 5-5 6-6 नंबर का आएगा, ये मैक्स टू मैक्स एमसीक्यूज में आएगा, इतने सिंपल लेवल के क्वेश्चंस। तो अपने एक शॉर्ट रीजनिंग दे रहे हैं कि कल को जाके एग्जाम के पहले जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये आर एन आर क्यों है। तो जस्ट जो मेन पॉइंट है वही लिखेंगे, स्टेड इन इंडिया फॉर 100 days ब्रैकेट में दैट इज 60 days और मोर, and have stayed for 400 days ब्रैकेट में 365 days और मोर in 4 immediately preceding previous years. Hence, Steve is a non-resident. Sorry, Steve is a resident. In fact, Steve had stayed for 700 days in 7 preceding previous years. That is less than 730. So he is RNOR. So he is RNOR. ठीक है? मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन, देखो मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। गाइस इसका क्या मतलब हुआ, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? नो, जो बोल रहा है घूमने आया गलत बोल रहा है यार, क्या बोल रहे हो? घूमने आया मतलब कहाँ लिखा है घूमने आया यार? क्या सोचते हो कि आंसर देते हो तुम लोग? कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा तो तुम समझ में आ जाएगा। कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया आया है। इतना देर कहा थे? पहली बार मतलब क्या, पहले कभी नहीं आया है, यानी उसका इंडिया में काउंटिंग ही इस साल से चालू हुआ है। ये क्यों तुमको बोल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि देख सेकेंडरी कंडीशन सोचेगा तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, इसके पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया में नहीं था। हाई चांसेस है कि आर एन आर बन सकता है, एनआर नहीं तो आर एन आर बन सकता है, बट प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मिस्टर बी कैनेडियन सिटीजन है, ओके कैनेडियन सिटीजन। एक चीज और समझ में आया कि इसमें 60 नहीं बनेगा 182, इसमें 60 रहेगा। Comes to come to India for the first time during the previous year 18-19 during the financial year, ये सारा 18-19 19-20 20-21 21-22 एवरी ईयर का आपको अलग अलग डेज दे दिया है कि हर साल आप कितना कितना दिन स्टे किए थे। इस बार बेटा तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है असेसमेंट या 23-24 का, डोंट वरी, आपको जिस भी साल का पूछेगा आप जवाब दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बताओ अगर असेसमेंट या 23-24 का पूछा है, यानी कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया ये?
3, करेक्ट. असेसमेंट ईयर बाद में आता है, प्रीवियस ईयर पहले आता है, पता है. तो असेसमेंट ईयर 2024, तो प्रीवियस ईयर 22-23 का आपको स्टेटस पूछा है. अब तुम बताओ तुमको प्रीवियस ईयर 22-23 का क्या क्या पता है. सर ये पता है ना. कितना डेज? 70. तो 60 और मोर है. हाँ. लास्ट 4 इयर्स पता है क्या? पता है, पता है, पता है. 55, 60, 90, 150. तो टोटल करो. ओहो, 355 है ये. लास्ट 4 इयर्स कितना होना चाहिए था? 365 होना चाहिए, बट ये 355 है, तो क्या ये रेसिडेंट है? नो, एब्सोल्युटली नो. तो मिस्टर बी स्टेट फॉर 70 days in previous year 22-23, that is 60 days or more, but failed to stay for 365 days or more in last 4 preceding previous year. Stayed for 355 days only. Hence, Mr. B is a non-resident. ठीक है? Done. Question 1. मिस्टर जेड कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई XX, मतलब करेंट ईयर में ही पहली बार इंडिया में आया है. और इंडिया कब छोड़ दिया? ही लीव्स इंडिया ऑन 30 दिसंबर. तो कैलकुलेट करिए कितना डेज इंडिया में स्टे किया इस ईयर वो. कितना डेज स्टे किया वो इंडिया में? करेक्ट. 1 जुलाई को भी इंडिया में स्टे किया है और 30 दिसंबर को भी इंडिया में स्टे किया, दोनों दिन इंडिया में स्टे किया है. तो डेफिनेटली इज व्हाट रेसिडेंट. पर पहली बार आया है 1 जुलाई को, तो कैसा रेसिडेंट है? अरे नो यार, बिकॉज हिज स्ट्रैट. नहीं, नॉन रेसिडेंट कैसे है भाई? कौन बोला नॉन रेसिडेंट? जो नॉन रेसिडेंट बोला भाई, तुमको चैप्टर नहीं आता है, तुमको रिवाइज करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. इतना हड़बड़ी में आंसर देने से गड़बड़ी होता है. टेक योर टाइम, बट सही जवाब दो. नॉन रेसिडेंट कैसे बोल दिया यार? स्टेड इन इंडिया फॉर 183 days in current year. So he is a resident, but failed to fulfill. देखो, मैंने अभी तक तुम पे सेक्शन नंबर का बर्डन नहीं डाला. पहले क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करना सीखो. ही इज अ रेसिडेंट बट फेल टू फुलफिल सेकेंडरी कंडीशंस. हेंस मिस्टर जेड इज अ RNOR. ठीक है, बोलो भाई. ये क्वेश्चन करो तो एक बार. राम, who's an Indian citizen, left India on 22nd December for the first time to work as an officer of a German company. Determine his residential status. Quick.
इंडियन सिटीजन सोचते ही माइंड में थोड़ा सा कॉशियस रहना है। इंडिया का सिटीजन है ये। और कहाँ जा रहा है इंडिया के बाहर, क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए एज अ ऑफिसर। तो इसके लिए 60 डेज है क्या? नो no. इसके लिए क्या है? 182। देखो इसमें ये वाला क्लॉज याद है ना, वो इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हैं इंडियन सिटीजन, तो ये 60 नहीं 182 में आएगा। अब तुम चेक कर लो कितना नंबर ऑफ डेज है। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 22 सितंबर, मतलब वो इंडिया में 22 सितंबर के बाद में नहीं था, तो इसके पहले तो इंडिया में था। तो कब से कैलकुलेट करेंगे? 1 अप्रैल से। समझ में आ रहा है? मतलब 22 सितंबर के बाद वो इंडिया में नहीं था, इसके पहले तो था बेटा। तो ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 22 सितंबर, इवन इनफैक्ट जिस दिन वो इंडिया छोड़ा उस दिन भी वो इंडिया में था माना जाएगा। तो 1 अप्रैल से 22 सितंबर, यही मेन इसमें पॉइंट था कि तुम ये कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का 9 डेज, सॉरी 22 होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का 22 डेज, 175 डेज वो इंडिया में स्टे किया। और फर्स्ट टाइम के लिए इंडिया लीव किया है। थोड़ा ध्यान से सर, 182 डेज में तो है नहीं, ये 175 है और इसके लिए 182 ही एप्लीकेबल है। तो ये नॉन रेसिडेंट ही है। ये क्या है? नॉन रेसिडेंट ही है। इसके लिए तुम कोई एडिशनल कंडीशन भी कोई वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि बेसिक कंडीशन दोनों ही ये फुलफिल नहीं किया ना। तो 182 फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी 182 ही हो गया, बिकॉज ही इज एन इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट is resident only if he stays for 182 days or more। ठीक है भाई, सौमदीप लिख क्यों नहीं रहे हो? In this case, Mr. Ram has stayed for 175 days. So, he is a non-resident। तो ये क्या है? नॉन रेसिडेंट है। 7 देखो, मिस पाल एन इंडियन सिटीजन left India for the first time on 1st April for joining the job in Tokyo। इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ी पहली बार कब? 1 अप्रैल को, फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो। एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। शी केम टू इंडिया ऑन 11 अक्टूबर। थोड़ा ध्यान से, वो इंडिया आई 11 अक्टूबर को। कितने डेज के लिए? 190 डेज के लिए। ये कितने डेज के लिए आई है ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। आई मीन रेलिवेंट है, बट तुम थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। 11 अक्टूबर से 190 डेज के लिए आई है, तो डेफिनेटली ये अगला फाइनेंशियल ईयर भी स्टे कर रही है इंडिया में। हमको उससे मतलब नहीं है। हमको कभी भी स्टेटस निकालना होता है तो हम एक प्रीवियस ईयर का निकालता है, दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। आई होप यू गॉट दिस। क्या इसका कैच था? तो देखो, ही लेफ्ट फॉर जॉब,
शी केम ऑन 11th अक्टूबर फॉर ओनली 190 डेज। ये कोई विजिट एंड ऑल नहीं है, ठीक है, लेफ्ट किए एक बार के लिए आई है ये, फॉर ओनली 190 डेज। डिटरमाइन अ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर दिस। तो बताओ कितना डेज वो इंडिया में स्टे किया है। 1 अप्रैल को शी लेफ्ट, लेकिन ध्यान दे 1 अप्रैल को अगर शी लेफ्ट तो 1 अप्रैल भी वो इंडिया में थी, एक दिन आप इंडिया में थे। अगर बोलता 31 मार्च को लीव किया तो फिर चलो 1 अप्रैल काउंट नहीं करते अपने, बट 1 अप्रैल को लीव किया तो 1 अप्रैल काउंट करना पड़ेगा। प्लस कब से कब तक, 11th अक्टूबर को शी केम बैक टिल 31 मार्च। समझ में आ रहा है? आपको एंड कहां करना है, 31 मार्च को। बस इतना अपने को ध्यान देना है कि इसका जो नंबर ऑफ डेज आएगा दिस शुड बी 190 से कम, कि 190 इसके बाद स्टे किया तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बट अपने 31 मार्च तक ही क्या लेंगे, इसका कैलकुलेशन लेंगे। तो कर लो एक बार। अक्टूबर में 11 डेज है, देखो इसको इजी कैसे करना है। अक्टूबर में 11th है तो तुम 10 माइनस करेगा, कि 11 को तुम इनको इंक्लूड करना है, तो 31 में से तुम 10 माइनस करेगा तो अक्टूबर में 21 डेज है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, और इसमें एक दिन और, तो दिस गिव्स यू 172 है क्या? 173। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, 173 डेज है, करेक्ट। आप इंडिया में कितना स्टे किए इस साल? 173, जो कि लेस देन क्या है, 182। तो आप इंडिया में रेसिडेंट नहीं है। क्लियर है? साइड में लिख देंगे स्टेट फॉर 1। सुनो बेटा, एक चीज समझो, हम लोग ये वाला क्लॉज पढ़े थे ना, क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। थोड़ा दिमाग लगाएंगे हाँ। जब आप लैंड में रहते हो तब तो इजी है कि आपको पता चलता है आपकी मोबिलिटी के बारे में, कि आप इंडिया में कितना दिन थे, इंडिया के बाहर कितना दिन थे। बट जब तुम एक शिप में है और शिप समुद्र पे है, शिप एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, इंडिया में आ भी रहा है, इंडिया के बाहर जा भी रहा है, दूसरा कॉन्टिनेंट जा रहा है, फिर इंडिया में आ रहा है, फिर इंडिया के बाहर जा रहा है, फिर इंडिया में आ रहा है, फिर इंडिया के बाहर जा रहा है, ऐसे उसका टू एंड फ्रो लगा हुआ है। हाउ विल एनी पर्टिकुलर पर्सन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप विल डिटरमाइन कि वो कितना नंबर ऑफ डेज इंडिया में स्टे किया है? ये कैसे पता लगाएगा? ये थोड़ा सा एक कम्बरसम एक्सरसाइज है। इस पे गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि इफ आई एम अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, हाउ विल आई be required to calculate that how many days of stay I have been in India। मतलब कितना दिन मैं इंडिया में स्टे किया, मेरे को कैसे पता चलेगा? किसको मैं बोल रहा हूं? नॉट फॉर लैंड पर्सन्स, फॉर दोज हु आर एक्चुअली क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो, सिंपल कैलकुलेशन है, एक साल में 365 डेज होता है। आप ये निकाल लो हाउ मेनी डेज यू वर, हाउ मेनी डेज यू वर इन द शिप। आप कितना दिन शिप में थे वो आप निकाल लो। यानी शिप की जो ड्यूटीज थी आपकी जब आप शिप में थे, इसका मतलब आप इंडिया में नहीं थे। जो भी नंबर ऑफ डेज आप शिप में थे वो आप इंडिया में नहीं थे। यानी आप क्या करोगे, बैक कैलकुलेट करोगे। नॉर्मली अपने प्लस 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 कर रहे हैं, यहां पे तुम क्या करेगा, 365 माइनस दिस 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 दिस। तो ये कैसे निकालेंगे हम एक्सक्लूजन? सिंपल है,
एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है which is given as per Merchant Shipping Act to individual crew member. This certificate states that that crew member का कौन सा डेट था जिस दिन वो शिप ज्वाइन किया था एंड द डेट ऑन विच ही डिड द साइन ऑफ, मतलब जिस दिन वो शिप की ड्यूटी से रिलीव हुआ था. तो ज्वाइनिंग डेट से साइन ऑफ डेट, एग्जांपल दे रहा हूं, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर you joined the ship on 1 December, you signed off from 15 out and on 15 December. यानी 15 डेज, पूरा का पूरा 15 डेज, पूरा फर्स्ट और 15 ये दोनों इंक्लूड होगा. यू आर नॉट इन इंडिया, तो अब क्या करोगे, 365 में से 15 माइनस कर दोगे. इतना नंबर ऑफ डेज आप इंडिया में थे. लॉजिकल है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, यहां पे तुम्हारा फर्स्ट और 15 दोनों तुम इंडिया में नहीं था और दोनों तुम्हारा कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं हुआ है. सेम लॉजिक, दोनों तुम इंडिया में नहीं थे. जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जहां पर ये वर्ड दिया रहेगा, कौन सा, कोई शिप का वर्ड दिया रहेगा, शिप हो गया, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं. कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गया, तुम समझ जाना, तुमको एक्सक्लूजन निकालना है, 365 में से एक्सक्लूजन. करेक्ट. स्टार्ट करें क्वेश्चन इसका. आनंद इज एन इंडियन सिटीजन, ओके ओके, member of a crew of a Singapore bound मतलब that ship is going to Singapore. But ये कौन सा शिप है? This is the essential requirement. If it is a foreign ship, then जो भी अपनी बात करें provision is not applicable, it will go in the general provision only. But only 182 कब होगा? जब आप इंडियन शिप में जा रहे हो, यानी this is not applicable on a foreign ship. It is applicable on an Indian ship going to international waters. It is engaged in carriage of passengers in international traffic. डिपार्ट कहां से हो रहा है? चेन्नई पोर्ट से, चेन्नई से डिपार्ट हो रहा है वो शिप. 6 जून को डिपार्ट हो रहा है करंट ईयर. From the following details, determine the residential status of Mr. Anand for the assessment year, assuming his stay in the last 4 preceding previous years is 400 days. क्यों दिया है? क्योंकि 60 बन जाएगा 182, 182 के साथ साथ लास्ट 4 साल 365 भी होना चाहिए, जो कि इस केस में है. अब हमें बेसिकली क्या निकालना है? हमें निकालना है 365 में से एक्सक्लूजन. क्या दिया हुआ है? डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, ये है 6 जून. ये क्या है? ये है 6 जून. डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप, ये है 9 दिसंबर. 6 जून से 9 दिसंबर आप इंडिया में क्या नहीं थे. तो बेसिकली स्टेड आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेड आउटसाइड इंडिया पूरा, कब से कब तक? पूरा 6 जून से लेकर अब 9 दिसंबर इंडिया में नहीं थे. अब स्टूडेंट का डाउट आता है, सर इसमें 6 को हम इंडिया में मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे आप. मैंने बोल दिया बार बार, आप 6 को भी इंडिया के बाहर थे, 9 को भी इंडिया के बाहर थे आप. तो आपको टोटल पीरियड क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा. तो कितना है बताओ? 6 जून से 9 दिसंबर कितना डेज हुआ? जून में 30 डेज हुआ, उसमें तुम 5 माइनस कर देना, क्योंकि 6 को तुमको इंक्लूड करना है. तो जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. 187 डेज तुम इंडिया में नहीं थे, तुम शिप में थे. कैलकुलेशन सही है क्या? देखो, 187 days you were actually on the ship, so you were not in India. तो इंडिया में तुम कितना दिन थे निकाल सकते हो? 178 days. अब इंडिया में कितने दिन थे? You are a crew member of an Indian ship, you are going outside India, तो when are you considered to be resident? If you are staying for 182. but 182 तो हो ही नहीं, तो hence you are what? नॉन रेसिडेंट. hence आप क्या हो? नॉन रेसिडेंट हो. तो मिस्टर आनंद is resident in India
only if he stays for 182 days or more as he is a crew member of an Indian ship leaving outside India. Period excluded from his total stay is 187 days. Hence his total stay in India is 178 days. Which makes him non-resident. ठीक है? Done guys? ये क्वेश्चन करिए. जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. क्विक. ये आप करिए, मैं वेट कर रहा हूँ. इजी है. Done. X, a foreign citizen, resides in India during the previous year 22-23 for 83 days. फॉरेन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो फॉरेन सिटीजन में 60 डेज ही होता है. डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर दिस ईयर अज्यूमिंग स्टे इन द लास्ट फ्यू प्रीवियस ईयर्स. आपको ये दे दिया है. क्लियर है सर? तो 22-23 मान लो करेंट ईयर है, आपको इस साल का स्टेटस निकालना है, तो आपको लास्ट 4 ईयर्स बैक जाना होगा. तो 67 प्लस 15 प्लस 175 प्लस 121 कितना आ रहा है? करेक्ट. और करेंट ईयर कितना स्टे किया है? 60 और मोर. तो इज ही अ रेसिडेंट?
and have stayed for 370 days in 4 immediately preceding previous years. Hence X is a क्या रेसिडेंट है बोलो. अब अपने को ये चेक करना है लास्ट 7 इयर्स क्या था. तो देखो बेटा 4 इयर्स तो तुम देख ही चुका है. तुमको इसमें ऐड क्या करना है और 3 साल ऐड करना है, वरना तुमको वापस से 7 करना है कर लो. बट तुम तो ऑलरेडी मेहनत कर चुका है. 4 इयर्स तुम 378 कर चुका है, तो और बैक जाओ. 310 265 137 1090 डेज है. 730 से ज्यादा है. अच्छा अब तुमको पता है कि तुमको लास्ट 10 में 2 इयर्स रेसिडेंट देखना है. तो देखो आइडेंटिफाई करो. देखो 4 इयर्स ये, 4 इयर्स ये, 2 इयर्स ये. मैंने तुमको बोला 182 वाला अगर है वो पहले चेक कर लो. ये है 310 दिन. ये भी है. हो गया बस खत्म. तुमको जरूरी नहीं है कि तुमको 21 22 चेक करना है फिर 20. ऐसा नहीं है. समझ गया स्मार्ट मेथड? समझ गया. हाँ अगर कोई भी 182 और मोड नहीं हो रहा तब वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा. उसमें भी वो एक बार प्रोबेबिलिटी लगाओ कि नहीं ये तो हो गई, उसको पहले चेक कर लो. सपोज 137 तो हो गई इसका. अच्छा अगर मान लो तुम्हारा 182 नहीं होता तो तुम क्या करते. तुम 137 अगर चेक करते, तुम 137 60 और मोर है उसका लास्ट 4 साल चेक करते. समझ में आ रहा है? मान लो तुम 1920 चेक करते, तो 1920 60 और मोर हो रहा है उसका लास्ट 4 साल चेक करते. आई होप यू अंडरस्टूड. तो लास्ट 10 इयर्स में 2 साल तुम रेसिडेंट हो. बिल्कुल. तो ये तुम कंक्लूड कर सकते हो. हाउ विल यू कंक्लूड? एक्स हैज स्टेड for 1090 days in 7 preceding previous years and is also a resident and was also a resident in previous year 16 17 and 17 18 2 years out of 10 preceding previous years. Which makes him resident, ordinarily resident. Which makes him resident, ordinarily resident. ठीक है. क्वेश्चन 9 करो बेटा. ये आज का लास्ट टॉपिक होगा. फर्स्ट क्लास थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं नहीं तुमको कराऊंगा, बट ट्रस्ट में आज का क्लास अपने क्वेश्चन भी कर लिए, प्रोविजन भी कर लिए. इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी. ये करो. मज़ेदार क्वेश्चन है. एक एक करके आंसर निकालो. Brett Lee, Australian cricketer player, visits India for 100 days in every financial year. This has been his practice for the past 10 years. Easy है. रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लेंगे, वो स्टीव वो वाला की है. तो करंट ईयर क्या है? 60 डेज और मोर है.
लास्ट 4 साल 400 डेज है तो रेसिडेंट हो गया, बट 7 into 100 में 730 है, उससे कम है तो आयरन और हो गया। करेक्ट, एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अब थोड़ा ध्यान से, वुड योर आंसर चेंज इफ above facts relates to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents the Australian cricket team? क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर ये इंडियन सिटीजन होता जो इंडिया में विजिट कर रहा है हर साल, एंड दिस हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स? सर, ही इज अ इंडियन सिटीजन कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया, ठीक है, बट उसकी स्टे कितनी है बेटा? 100 डेज। डायग्राम याद करो। याद है ये? अगर 120 के पहले है तब तो कोई चांस ही नहीं है। 120 और 182 के बीच में होता तो आयरन ओआर होता, और 182 से ज्यादा होता तो चेक करते। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? श्रीनाथ अगर इंडियन सिटीजन भी हो जाता विथ सेम नंबर्स, स्टिल अ क्या? नॉन रेसिडेंट क्यों? अगर ये इंडियन सिटीजन भी है, इंडिया में विजिट करने के लिए आया, हाँ, तब ये नॉन रेसिडेंट हो जाता। करेक्ट, क्योंकि इसके लिए 60 बन जाएगा क्या? 182। करेक्ट, इसके लिए 60 बन जाएगा क्या? 182। तब तो गवर्नमेंट उसको बोलता है अरे यार ये तो आ ही सकता है, तो हमारा इंडिया का सिटीजन है, इसको हम थोड़ी ना स्टेटस में, हाँ लेकिन ब्रेट लिया आएगा तो बाहर का प्लेयर है, ठीक है, उसका इंडिया में क्या होगा, उसको बना देंगे हम आर्यन और बना देंगे उसको, ठीक है। अब सी बोलो तब समझ जाओगे तुम, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। वुड योर आंसर चेंज इफ श्रीनाथ had visited India for 120 days instead of 100 days every year including the current year? अब आपका आंसर बदल जाएगा। अगर ये 120 हो गया तब श्रीनाथ क्या है? और यही प्रैक्टिस उसका लास्ट 4 years भी मानते हम तो 480 हो जाता। समझ में आ गया हर सिचुएशन में स्टेप में कैसे चेंज हुआ सिनेरियो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, अज्यूम करेंगे बेटा, गुड क्वेश्चन। एक स्टूडेंट बोला कि सर इनकम 15 लाख से ज्यादा होगा, हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। गुड गुड, वेरी गुड पॉइंट, वेरी नाइस। Bretley has stayed for more than or equal to 60 days and have stayed for 400 days in 4 preceding previous years. Hence, he is a resident, but did not stay for 730 days or more in 7 preceding previous years, and hence he is a RNOR. Srinath, being an Indian citizen,
would have been resident only if stayed for 182 days or more. In this case, he is a non-resident. As stayed for यहाँ पे बेटा हमने 182 लिखे हैं. अज्यूम करो हिज टोटल इनकम, ध्यान से हाँ, डज नॉट एक्सीड 15 लाख. ठीक है, क्योंकि सुनो एक चीज, सुनो सुनो, भले ही 120 और 182 के बीच में है, बट इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से कम है, पॉसिबल नहीं है. इंडियन सोर्स इनकम अगर 15 लाख से कम है तो ही 120 का बात करना, वरना करना ही मत. वरना नॉर्मल जैसे चल रहा है 182 वैसे ही चलेगा. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लिया है कि इसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तभी हम 182 वाला कंडीशन माना है. आई होप यू अंडरस्टूड. क्योंकि अगर 120 मान भी लेते तो भी मेरा आंसर चेंज नहीं होता, क्योंकि 100 डेज है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अज्यूम करना बेटर है, क्योंकि यहाँ 120 है और क्वेश्चन का वेरिएंट है, तो बेटर है कि तुम यहाँ मान लो कि अज्यूम कर लो कि इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है. समझ गया? 120 कब होगा? जब 15 लाख से ज्यादा का इंडियन सोर्स इनकम है. अगर मान लो किसी का 11 लाख है, तो चाहे वो 120 हो, 140 हो, 170 हो, नॉन रेसिडेंट होगा. 182 के अबव ही रेसिडेंट होगा. अब व्हाट वुड आंसर इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड इंडिया? And assuming that his income from Indian source exceeds 15 lakhs. अच्छा, यहाँ पे वो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? याद है? RNOR. ये सब एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट लेवल चालू नहीं हुआ है. क्लियर है सबको? So with this, guys, we have finished the concept of resident, non-resident, ROR, RNOR, all exceptions for an individual. नेक्स्ट क्लास अपने जो भी पढ़े हैं अभी उसका प्रोविजन रीड कर लेंगे एक बार. डीम रेसिडेंट का जो अपने पढ़े उसका प्रोविजन रीड कर लेंगे एक बार. एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट. जैसे पर्सन में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ, अपने नेक्स्ट इंडिविजुअल में जाएंगे. तो मेन जो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो पार्ट है ना, जो एकदम स्टेटस फाइंड आउट करने वाला, वो अपने फिनिश कर चुके हैं. उसके बाद अपना नेक्स्ट क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल, यू कांट मिस इट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. कि पता कर लिए कि स्टेटस क्या है, बट अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट पर्सन टोटल इनकम? उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? उसका स्टेटस से फैक्टरिंग कैसे करेंगे टैक्सेबिलिटी का? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, जो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. इसमें भी मैं आपको इतना इजी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको बहुत, आपके लिए सवाल सॉल्व करना आसान बना देगा.
ठीक है। So that's it for the day. I hope you liked this class and I hope that आपको क्लास करने में मजा आया। एंड मेरा जो अप्रोच है कि आई वांट टू बी लिटिल एग्जाम ओरिएंटेड सो दैट आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, बट एट द सेम टाइम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, कि आपको पूरा कवरेज जो है मेरे को पढ़ाना है। कि मैं चाह सकता हूँ कि ठीक है तुम खुद से कर लेना, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ा है सब कुछ तुम्हारा यहाँ पे लॉ में लिखा हुआ है, तुम समझ सकते हो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, बट रीड कराना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है तुमको चीज़ों को अच्छे से समझाना। ये सब जितने भी मेरे नोट्स हैं ऑल जो आप देख रहे हैं, मेरा जो रनिंग नोट्स है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, ये सब आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आई विल अपलोड इट इन आवर ड्राइव। हमारा जो ड्राइव का लिंक आपको वेलकम मेल में गया हुआ है बेटा, उसको हमने हमेशा सेव करके रखो रेडी रेफरेंस में। जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, बीट पीडीएफ, बीट मॉक टेस्ट पेपर्स, बीट एनी पीडीएफ, एनी डॉक्यूमेंट विच आई एम गिविंग यू, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड देयर। एक ही जगह में सब रहेगा, ठीक है। तो आप उसको जो है रेफरेंस के फॉर्म पे जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। आई एम क्लोजिंग द क्लास। बिफोर दैट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। वरना अपने कल सेम टाइम 11 बजे मिलेंगे विथ ऑल योर अटेंडेंस। कोई डाउट है तो आप पूछिए, प्लीज रिवाइज करके आना, क्योंकि आज का जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास पे भी डिपेंडेंट है। मतलब नेक्स्ट क्लास में अपने काफ़ी चीज़ करेंगे जो आज की क्लास से लिंक्ड है। तो अगर को आपको पता ही नहीं चलेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट आई सजेस्ट, ये तरीका होना चाहिए अपना कि अपने पढ़ चुके हैं, मैट में सब दिया हुआ है तो तुम मैट खुद से पढ़ो, खुद से मैट पढ़ो, तुम समझ जाओगे। एवरीथिंग इज रिटन इन अ वेरी वेरी लूसिड लैंग्वेज। उसका इलस्ट्रेशन हम कर लिया, फिर स्पेशल केसेस, ये दो सिचुएशन, इंडिया में आ रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, क्रू मेंबर है, सब चीज़ करवा दिया मैंने आपको। 120 डेज वाला बात मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद डीम रेसिडेंट पढ़ो, वो हमने बेसिक्स कर लिए। सेकेंडरी कंडीशन क्या है वो देखो, उसका आर का 4 सिचुएशन ये अपने सब पढ़ चुके हैं। तो बस ये इसी तरह से तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।